Hi everyone, welcome to Chem Study Zone. So guys, I hope you all are doing well, है ना। केमिकल काइनेटिक्स के इस सफ़र में आज हम लेक्चर नंबर 8 पे पहुंच चुके हैं और आई होप आपको केमिकल काइनेटिक्स जो है वो एकदम बेसिक से क्लियर हो रही होगी कि कोई चीज़ क्यों आई, कैसे आई, क्या रीज़न है उसके पीछे, है ना। हमने फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन पढ़ रहे थे। तो फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन मैंने आपको वॉल्यूम की टर्म्स में लिखना सिखा दिया था कि कैसे हमने उसको कन्वर्ट करना है वॉल्यूम की टर्म्स में। आज हम सीखने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रेट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। अगेन फिर से वही बात है कि इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन हमने ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, बस हमने थोड़ा सा लॉजिकली सोच के इसको प्रेशर की टर्म्स में कर देना है कन्वर्ट। ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, फिर से हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से हम स्टार्ट करेंगे और फिर उसको प्रेशर की टर्म्स में लिख देंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ। सबसे पहले कब हमने प्रेशर की टर्म्स में लिखना है, कब हमने वॉल्यूम की टर्म्स में लिखना है, ये चीज़ जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। क्योंकि अक्सर कन्फ्यूज़न यहीं पे होती है कि हम अगर हमें कोई रिएक्शन दे रखी है, हमें कैसे पता लगेगा कि हम इसको वॉल्यूम की टर्म्स में कन्वर्ट करें या प्रेशर की टर्म्स में लिखें, कैसे लगेगा पता, है ना। तो देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन थी क्या फर्स्ट ऑर्डर की। वो क्या थी हमारे पास, दैट इज के टी, दैट इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ ए नोट अपॉन ए टी। बेसिक इक्वेशन नहीं भूलनी है, बेसिक इक्वेशन तो हमारे पास यही रहेगी ना, ये वाली इक्वेशन नहीं हमें भूलनी। ठीक है। तो के टी इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ ए नोट अपॉन ए टी। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, के टी इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स, है ना। तो ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। ओके। अब प्रेशर की टर्म्स में लिखना है तो ऑब्वियसली बात है हमें ये वाली टर्म चेंज करनी पड़ेगी, ए अपॉन ए माइनस एक्स को ही हम किसी तरीके से प्रेशर की टर्म्स में लिखेंगे। ठीक, ठीक होगी बात। अब हमने कब प्रेशर के टर्म्स में लिखना है, देखो, जब हमारे पास रिएक्टेंट भी गैसियस स्टेट में हो, प्रोडक्ट भी गैसियस स्टेट में हो, यानी कि सब कुछ हमारे पास गैसियस स्टेट में होने चाहिए, सारे मॉलिक्यूल्स गैसियस फॉर्म में होने चाहिए। और वो सारे गैसियस, आपको पता है गैसियस मॉलिक्यूल्स आपस में होमोजीनियसली मिक्स हो जाते हैं, है ना। जैसे एक गैस पार्टिकल है, मान लो रिएक्टेंट का है, तो प्रोडक्ट भी अगर गैस पार्टिकल होगा वो सब आपस में मिक्स हो जाएंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रेशर की टर्म्स में हम वहाँ पे बात करेंगे, बिकॉज सब कुछ गैसियस फॉर्म में और गैस का हमेशा प्रेशर हम देखते हैं, है ना। वॉल्यूम भी देख सकते हैं, पर यहाँ पे क्योंकि सब कुछ ही गैसियस फॉर्म में है तो प्रेशर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा रादर देन वॉल्यूम। मैं आपको बताता हूँ ये क्यों। अब धीरे धीरे मेरी बात को जस्ट अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, धीरे धीरे आपको ये सारा समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ कैसे आ रही है, उसके आने का पीछे रीज़न क्या है। स्टार्ट करते हैं। पहले तो सबसे पहले तो ये देखो, यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं आपके पास डीकम्पोजिशन ऑफ। ये मैं आपको एग्जांपल्स इस करके लिखवा देता हूँ साथ में, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम में एग्जांपल आ जाती है, फिर बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये एग्जांपल क्या था। अगर थोड़े बहुत बंदे ने एग्जांपल भी देखे तो बंदा फिर भी ये चीज़ कैच कर लेगा कि हाँ भाई ये एग्जांपल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में पढ़ी है हमने, है ना। तो तो इसलिए मैं आपको साथ में एग्जांपल करा देता हूँ, अदरवाइज मैं आपको ए बी सी करके भी बता सकता था कि ए बी सी हमारे पास क्या है, ए रिएक्टेंट ले लो और बी सी प्रोडक्ट ले लो, तो हम वैसे भी पढ़ सकते थे। तो इसलिए मैं आपको एग्जांपल साथ में बता देता हूँ ताकि ये थोड़ा बहुत हमें याद रहे। सो डीकम्पोजिशन ऑफ एजो आइसोप्रोपेन, है ना। तो इसकी डीकम्पोजिशन जो होती है वो भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होती है और इसको हम प्रेशर की टर्म्स में लिखना सीखेंगे। एजो आइसोप्रोपेन एक गैस होती है ना। पहले तो देखो एजो ग्रुप क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, एजो ग्रुप होता है नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। ठीक है, ये चीज़ नहीं भूलनी। आइसोप्रोपेन, एक होता है हमारे पास प्रोपेन। सिंपल प्रोपेन में कितने कार्बन्स होते हैं, 3 कार्बन्स होते हैं, है ना। जैसे ये देखो, ये मेरे पास 3 कार्बन का ये बन जाता है प्रोपेन। अब आइसो का मतलब क्या हो गया, अब कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आइसो प्रोपेन बोला है तो हम 3 कार्बन्स मान लेते हैं, पर हमें पता होना चाहिए आइसो का मतलब क्या हो गया कि वो सेंटर वाली पोजीशन पे एक और मिथाइल ग्रुप लगा होगा। जैसे यहाँ पे क्या लगा होगा, मिथाइल ग्रुप लगा होगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास आइसो प्रोपेन। ठीक है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँ, रुक जाओ, मतलब हमने ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ एक सी एच थ्री होगा,
और इस कार्बन के साथ एक CH3 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, ये सी और ये सी, 3 कार्बन, और यहाँ पे हमारे पास एक H होगा, और इस कार्बन से हमारे पास क्या करेगा, कोई भी ग्रुप जो है वो यहाँ से जुड़ेगा हमारे पास, ठीक है, आइसो पोजीशन से जुड़ेगा। तो जैसे ये प्रोपेन है, तो प्रोपेन की ये वाली जो पोजीशन से अगर कोई बॉन्ड जुड़ रहा है तो वो आइसो पोजीशन हो जाएगी, इस करके हम आइसोप्रोपेन वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, ये कार्बन ऐसे, इसके साथ H आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा CH3 ट्वाइस, ठीक है, आइसोप्रोपेन। तो यहाँ पे इस वाली साइड में भी नाइट्रोजन के होंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा C के साथ H, और यहाँ पे एक CH3 आ जाएगा, फिर हमारे पास दूसरा CH3 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास आइसोप्रोपेन। तो ये हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर किसका बन गया, एजो आइसोप्रोपेन का बन गया। अब एजो आइसोप्रोपेन को अगर मैं डिकम्पोज करूं एट 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक तो हमारे पास N2 गैस रिलीज हो जाएगी, और साथ में हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे हेक्सेन बन जाएगा, हेक्सेन बन जाएगा, है ना। हेक्सेन क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, तो ये जो है ये हेक्सेन है। हेक्सेन भी गैस है, नाइट्रोजन तो हमारे पास वैसे ही गैस है, ठीक है, और ये आइसोप्रोपेन भी हमारे पास क्या है, गैस है। तो सारे ही पार्टिकल्स हमारे गैशियस फॉर्म में हैं। अब आप इमेजिन करो, हमारे पास एक बीकर है, उस बीकर के अंदर आपने आइसोप्रोपेन डाल दी, अब उसकी डीकम्पोजिशन स्टार्ट कर दिया आपने इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर। डीकम्पोजिशन स्टार्ट करती, जो नाइट्रोजन प्रोड्यूस होगी या जो हेक्सेन प्रोड्यूस होगा वो उसी बीकर के अंदर ही होगा, है ना। अब देखो, जैसे जैसे हमारे पास आइसोप्रोपेन खत्म होता जाएगा, नाइट्रोजन बनती जाएगी, हेक्सेन बनता जाएगा, तो वो उसी बीकर के अंदर ही तो बनेगा ना। वो किसी भी टाइम टी के ऊपर कुछ ना कुछ आइसोप्रोपेन भी बचा होगा, और वहाँ पे कुछ ना कुछ नाइट्रोजन भी बनी होगी, और नाइट्रोजन के बाद हमारा हेक्सेन भी बनी होगी। इसका मतलब उस बीकर के अंदर अब 3 गैसेस बन चुकी हैं किसी भी टाइम टी के ऊपर, है ना, चाहे 5 मिनट में, 10 मिनट में, 20 मिनट में, वहाँ पे इतने तीनों गैस पार्टिकल्स वहाँ पे मौजूद हैं, और वो आपस में होमोजीनियसली मिक्स हो चुके हैं, अंडरस्टैंड। तो वो आपस में होमोजीनियसली मिक्स हो चुके हैं। अब आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ भाई ये नाइट्रोजन का गैस पार्टिकल है, ये हेक्सेन का गैस पार्टिकल है, कि ये आइसोप्रोपेन है। आप इंडिविजुअल गैस पार्टिकल को नहीं पहचान सकते, और ना ही आप इंडिविजुअल गैस पार्टिकल का प्रेशर मेजर कर सकते हो। ये चीज़ ज़रूर याद रखना, जब आपने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को, जब आपने इसको प्रेशर की टर्म्स में लिखना है ना, ये वाली जो टर्म है, अगर आपने इसको प्रेशर की टर्म्स में लिखना है इसको, तो ये हमारे पास प्रेशर की टर्म्स में वो क्वांटिटीज़ लिखनी है जिनको आप मेज़र कर सकते हो। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बता रखा है प्रीवियस वीडियो में भी, कि ऐसी क्वांटिटीज़ में कन्वर्ट करना है जिसमें आप मेजर कर सकते हैं। नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज़ रख दी फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तो आपको इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो ये चीज़ हमारे पास समझ में आनी चाहिए। अब हम देखो, इस पर्टिकुलर चीज़ में हमारे पास उस रिएक्शन मीडियम में तीनों गैस पार्टिकल्स मौजूद हैं। इंडिविजुअल प्रेशर नहीं मेजर किया जा सकता, पर टोटल प्रेशर मेजर किया जा सकता है। बिकॉज टोटल प्रेशर किन की वजह से होगा, नाइट्रोजन की वजह से भी होगा, हेक्सेन की वजह से भी होगा, और आइसोप्रोपेन की वजह से भी होगा, तीनों की वजह से होगा किसी भी रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले। अगर रिएक्शन कंप्लीट हो गई, इनफाइनाइट पे जाके कंप्लीट होगी, ठीक है, अगर मेरे पास इनफाइनाइट पे जाके अगर मैं देखूं तो आइसोप्रोपेन खत्म हो चुका होगा, उस टाइम पे जो प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर, वो सिर्फ नाइट्रोजन की वजह से होगा और हेक्सेन की वजह से होगा। आई होप आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। जस्ट अपने माइंड में पिक्चराइज करो, अपने दिमाग में इमेजिनेशन करो कि एक बीकर के अंदर ये ऐसे रिएक्शन हो रही है, कोई भी सेटअप लगा रखा है, बीकर तो मैं जस्ट नॉर्मल वर्ड यूज़ कर लेता हूँ, पर कोई भी ऐसे सेटअप लगा रखा है हमने रिएक्शन करने के लिए, तो उसमें ये तीनों गैस पार्टिकल्स मौजूद होंगे किसी भी टाइम टी के ऊपर। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, तो मैंने आपको बोला आधी चीज़ें हमारे पास अंडरस्टैंड हो जाएंगी अगर हम इसको इस फॉर्म में। अच्छा, आइसोप्रोपेन का स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा है ना। अगर मैं इसको ABC पार्टिकल की फॉर्म में लिख लूँ, इसको A लिख लूँ, इसको मैं B लिख लूँ, और इसको मैं C लिख लूँ। अब मैं ABC की टर्म्स में लिख दूंगा ताकि मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाए डेरिवेशन को, बार बार मुझे आइसोप्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाने की बजाय ABC लिख दिया करूँगा मैं, ठीक है। अब किसी भी टाइम, पहले स्टार्ट करते हैं टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे। उस टाइम पे इसका प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा, इसका प्रेशर मान लेता हूँ P0। याद रखें, अब हम कंसंट्रेशन वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, अब हम प्रेशर वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो आइसोप्रोपेन है उसका हम लेने वाले हैं प्रेशर P0, है ना, जब P0 बोल लो चाहे,
कोई फ़र्क नहीं है। कई बुक्स में इसको पी आई से भी डिनोट किया होता है, पी ऐसे आई, इनिशियल प्रेशर बोल देते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, मैं अलग नोटेशन यूज़ कर रहा हूँ, बस नोटेशन का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। नोटेशन चाहे आप पी नोट यूज़ कर लो, चाहे पी के चाहे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, पी के ऊपर नोट लिख लो, क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना। नोटेशंस का कोई दिक्कत नहीं है, मेन चीज़ है कि उसके पीछे वो है क्या, उसका कंसेप्ट क्या है, ये चीज़ अंडरस्टैंड होना ज़्यादा ज़रूरी है। सो देखो पी ज़ीरो मान लिया, अब ये उस टाइम पे ज़ीरो ज़ीरो होंगे, इनका कोई भी प्रेशर जनरेट नहीं हुआ होगा अभी, ठीक है। किसी भी टाइम t इज इक्वल्स टू, किसी भी टाइम t पे इसमें से कुछ प्रेशर कम हो गया होगा, पी नोट में से कुछ प्रेशर कम हो गया होगा, प्रेशर कम हो गया होगा। अब मैं x नहीं मानूंगा, x तो कंसंट्रेशन मानी थी, इस करके किसी भी टाइम t के ऊपर मैं इसको pt मान लेता हूँ, कुछ प्रेशर pt कम हो गया है। किसी भी टाइम t के ऊपर कुछ प्रेशर कम हो गया तो मैंने pt मान लिया। अब जितना प्रेशर कम हुआ उतना प्रेशर नाइट्रोजन का बना होगा और उतना प्रेशर हमारे पास हेक्सेन का बना होगा। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर किसी को ये रिएक्शन इस तरीके से लिखनी आ गई ना, उसका आधा काम तो वहीं सोल्व हो जाता है, ठीक है। जब मेरे पास टाइम इज इक्वल्स टू ज़ीरो था, जब स्टार्टिंग में बात करें, तो तब हमारे पास टोटल प्रेशर कितना था। अगर मैं यहाँ पे पी टोटल लिखना चाहूँ, टोटल प्रेशर लिखना चाहूँ, तो मैं कितना लिखूँगा, है ना। टोटल प्रेशर कितना लिखूँगा, जब टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो है, तब टोटल प्रेशर सिर्फ और सिर्फ पी नोट के बराबर है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो जो प्रेशर है वो सिर्फ एजो आइसोप्रोपेन की वजह से ही है, इस करके वो प्रेशर पी नोट के बराबर हो जाएगा। टी टोटल को मैं कैसे लिखता हूँ, कैपिटल पी टी लिख लेता हूँ। अगर जैसे नोटेशन अगर बनानी है तो बार बार पी टोटल लिखने की बजाय इसको मैं लिख देता हूँ पी टी, कैपिटल टी लिख रहा हूँ मैं, स्मॉल टी टाइम पे है, कैपिटल टी क्या है, टोटल, है ना। टोटल प्रेशर स्टार्टिंग में वो कितना आ गया, ज़ीरो के बराबर आ गया। अब उसके बाद अगर हम देखें किसी भी टाइम विद इन किसी भी टाइम पे, तो हमारे पास जो टोटल प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, एजो आइसोप्रोपेन के प्रेशर के बराबर भी, N2 का प्रेशर प्लस हेक्सेन का प्रेशर, ठीक है। तो वहां पे हमारे पास क्या बन जाएगा, P टोटल दैट इज इक्वल्स टू P नोट माइनस पी टी। ध्यान देना मेरी बात की तरफ, ये है हमारे पास प्रेशर प्लस ये वाला प्रेशर प्लस ये वाला प्रेशर, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान हो गया हमारे लिए लिखना, P नोट माइनस पी टी प्लस पी टी प्लस पी टी। अब इसमें से एक पी टी ये वाले कट जाएंगे और हमारे पास जो पी टोटल है दैट इज इक्वल्स टू पी नोट माइनस पी टी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। अब ये जो पी टी है, ये जो हमारे पास पी टी है ना, ये वाला पी टी, जिसमें हमारे पास N2 का प्रेशर और हेक्सेन का प्रेशर किसी भी टाइम टी के ऊपर बात कर रहे हैं, क्या इनको मेजर करना पॉसिबल है, नहीं, इनको हम मेजर नहीं कर सकते। ये जो पीटी है ना, कितना प्रेशर एजो आइसोप्रोपेन का खत्म हो उतना प्रेशर N2 का बना, हेक्सेन का बना, पर वो सारा होमोजीनियसली मिक्स हो चुका है ना। अब सारे गैसेस होमोजीनियसली मिक्स हो चुकी हैं, इस करके हम इंडिविजुअल प्रेशर नहीं देख सकते। तो पीटी जो है वो एक नॉन मेजरेबल है, मतलब उसको हम मेजर नहीं कर सकते। पर टोटल प्रेशर हम मेजर कर सकते हैं, क्योंकि टोटल तो तीनों की वजह से आएगा, पर इंडिविजुअल प्रेशर कितना होगा वो हम ऐसे मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि गैसेस मिक्स हो चुकी हैं। ओके, सो अब हमारे पास इक्वेशन क्या थे, अब हमारे पास तो आसान हो गया, अब हमें पता लग गया इक्वेशन क्या थी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की, के टी इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स। ए क्या थे, इनिशियल कंसंट्रेशन, पर यहाँ पे हम कंसंट्रेशन की जगह क्या लिखेंगे, प्रेशर। तो इनिशियल प्रेशर कितना हो जाएगा, देखो के टी इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ पी नोट माना था मैंने इनिशियल प्रेशर, नीचे भी क्या जाएगा पी नोट माइनस पी टी, यही बन जाएगा, है ना। एक्स क्या था, पी टी ही तो था, और पी नोट क्या बन जाएगा, इनिशियल प्रेशर। अब हम बात करते हैं, देखो पी नोट जो है इनिशियली वो आप मेज़र कर सकते हो, है ना, ये क्या है हमारे पास मेजरेबल क्वांटिटी है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो प्रेशर होगा वो तो एजो आइसोप्रोपेन का होगा, वो आप स्टार्ट में मेज़र कर लेना, वो तो ईजी है मेज़र करना। लेकिन पी टी जो है ये हमारे पास क्या है, नॉन मेजरेबल, इसको हम मेज़र नहीं कर सकते। तो इसका मतलब मुझे ये इक्वेशन जो मैंने बनाई है ना, अब ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन नहीं है, ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन नहीं है, इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे पीटी की वैल्यू चाहिए, क्योंकि पीटी ही मेरे पास एक नॉन मेजरेबल क्वांटिटी है। तो पीटी कहाँ से निकालेंगे, इस इक्वेशन से। ये जो इक्वेशन थी मैंने ऊपर लिखी थी ना, ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन से हम पीटी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे यहाँ से पीटी, देखो पी टी दैट इज इक्वल्स टू
पी टी माइनस पी नॉट। अब आपको पता है टोटल प्रेशर भी आप मेज़र कर सकते हो और इनिशियल प्रेशर भी मेज़र कर सकते हो, बिकॉज इनिशियल प्रेशर तो एजो आइसोप्रोपेन की वजह से होगा। तो ये बन जाएगा पी टी इज इक्वल्स टू पी टी माइनस पी नॉट। तो बस फिर क्या करना है, हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। तो पी टी की वैल्यू कितनी आ गई, पी टोटल माइनस पी नॉट। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो के टी इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस, अब पी टी कितना है, पी टी माइनस पी नॉट, ऐसे बन जाएगा। अब हम आगे क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लो इक्वेशन को। के टी इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी टोटल, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और साथ में हो जाएगा पी नॉट। ठीक है, और ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी अब, के टी इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ पी नॉट अपॉन टू पी नॉट माइनस पी टोटल। तो इस तरीके से हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन आई है, ये हमारे पास सिंप्लीफाइड इक्वेशन है, और ये इक्वेशन हमने लिख दी इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन को प्रेशर की टर्म्स में। ठीक है, आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, पी नोट अपॉन टू पी नोट माइनस पी टी, सिंपल इक्वेशन आ गई हमारे पास। अच्छा, एक और एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको नॉर्मली ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा कंसेप्ट को और बिल्डअप किया जाए। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास है N2O5, पर अब ये गैसियस फॉर्म में ले रहा हूँ मैं, है ना। पिछली बार मैंने जो वॉल्यूम की टर्म्स में लिखा था वहाँ पे मैंने आपको सोल्यूशन की टर्म्स में लिख के दिया था। अब हम गैसेस की टर्म्स में लिख रहे हैं, तो मान लो ये कन्वर्ट हो गया हमारे पास NO2 में, प्लस साथ में बन रहा है O2। देखो, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, एक बात बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो सब गड़बड़ हो जाएगा। सारी इक्वेशनें आपके पास जो बन रही है ना, वो इक्वेशन बैलेंस करके बन रही हैं। ऊपर वाली जो इक्वेशन थी एजो आइसोप्रोपेन वाली, वो ऑलरेडी बैलेंस्ड थी। देखो, रेक्टेंट वाली साइड भी दो नाइट्रोजन है, इधर भी दो नाइट्रोजन हो गए, और इधर भी कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन हैं, उधर भी हमारे पास 6 कार्बन हो गए। ऊपर वाली इक्वेशन बैलेंस थी, इस करके उनके आगे कोई हमने स्टोइक्योमेट्री 111 है। ठीक है, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। इधर हमारे पास 4 ऑक्सीजन हैं, इधर हमारे पास 5 हैं, इधर 1 नाइट्रोजन है, इधर 2 नाइट्रोजन है। तो इसको बैलेंस करने के लिए इसके आगे आपको लगाना पड़ेगा 2 और इसके आगे लगाना पड़ेगा 4। करके देख लो चाहे। इधर हमारे पास नाइट्रोजन हो गई हैं 4, इधर भी नाइट्रोजन हो गई हैं 4, ऑक्सीजन हो गई हैं इस रेक्टेंट वाली साइड 10, प्रोडक्ट वाली साइड भी कितनी होगी, 4 2 8 प्लस 2 10। तो यहाँ पे भी हो गई हमारे पास 10। अब ये रिएक्शन हो गई बैलेंस। बैलेंस रिएक्शन नहीं है तो इक्वेशन सारी की सारी गलत आएंगी, जो मर्जी कर लेना। काइनेटिक्स में यही एक पंगा है, आपको रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, मोलिकुलरिटी निकालनी हो चाहे ऑर्डर निकालना हो, रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। आगे चलते हैं। अब देखो, इसको हमने प्रेशर की टर्म्स में लिखना है, तो इसमें भी कोई वो नहीं है। सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बोला था, कैसे लिखना आना चाहिए, एक फॉर्मेट में लिखना आना चाहिए, ये वाला फॉर्मेट, कि टाइम t0 पे इसका प्रेशर कितना मान लिया मैंने, P नोट, और उस टाइम पे ना तो NO2 बना होगा और ना ही हमारे पास ऑक्सीजन बनी होगी। अब किसी भी टाइम t के ऊपर हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे कुछ हिस्सा मैंने इसमें से कर देना है माइनस। अब मैं कर दूंगा P नोट में से PT माइनस, पर आधी जनता यहाँ पे कर देगी गड़बड़। अब क्या गड़बड़ कर दी, उसने ये नहीं देखा कि आप पी नोट में से पी टी माइनस कर रहे हो, लेकिन आप पी टी तो एक ही माइनस कर रहे हो ना, पर N2O5 तो 2 मोल्स यूज कर रहे हो। एक मोल के लिए एक का प्रेशर पीटी कम हो गया, तो दूसरे के लिए भी तो पीटी कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। N2O5 दो हैं, आप एक पीटी माइनस कर रहे हो, एक पीटी तो एक N2O5 के लिए होगा, तो आपको दो पीटी माइनस करने पड़ेंगे, दोनों का प्रेशर कम होगा ना, 2 मोल्स यूज कर रहे हो। तो ये चीज़ बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली है, तभी मैं कह रहा हूँ रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। फिर हमारे पास यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 2PT, ठीक है, माइनस ऑफ 2PT। अब देखो, माइनस ऑफ 2PT, जब 2 मोल्स N2O5 के डिकम्पोज हो रहे हैं तो 4 मोल्स NO2 के बन रहे हैं, 4 मोल्स NO2 के बन रहे हैं। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, 4PT। ठीक है ना, सिंपल एक पीटी मत लिख देना, 4 पीटी बन रहे हैं, और यहाँ पे ऑक्सीजन का तो एक ही पीटी जो है वो बन रहा है, मतलब इतना ही प्रेशर किसी भी टाइम टी के ऊपर जनरेट हो रहा है। अब आप यहाँ पे टोटल प्रेशर देख सकते हो, इसका जो टोटल प्रेशर है वो कितना है, पी नोट के बराबर, और इनका जो टोटल प्रेशर आएगा वो किसके बराबर आएगा, पी नोट माइनस 2 पी टी, फिर उसके बाद प्लस 4 पी टी, फिर कितना आ जाएगा, प्लस
PT। अब आप देख लो 4+1 कितना हो जाता है 5 PT, 5 PT में से 2 PT माइनस किए तो 3 PT आ जाता है, तो ये बन जाएगा प्लस का 3 PT। P टोटल इज इक्वल टू P0 प्लस 3 PT। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हमारे पास बेसिकली क्या है, मुझे यहाँ से PT की वैल्यू चाहिए। आपने ऊपर इक्वेशन में देखा तो PT की वैल्यू कितनी निकल जाएगी किसी भी टाइम t के ऊपर, दैट इज इक्वल्स टू टोटल प्रेशर डिवाइडेड बाय P0 प्लस 3। सॉरी, ये इक्वेशन आपके पास कैसे बनेगी, जस्ट वेट। ये इक्वेशन हमारे पास कैसे बन जाएगी, अगर मुझे PT निकालना है तो मुझे करना पड़ेगा P टोटल, उसमें से P0 मुझे करना पड़ेगा माइनस और डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। ये वाली इक्वेशन ऐसे बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो ये इक्वेशन को हम आगे यूज़ करेंगे बिकॉज PT जो है वो मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है और P टोटल मेजरेबल क्वांटिटी है और P0 हमारे पास क्या है, मेजरेबल क्वांटिटी है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको लिखेंगे। ठीक है, और वैसे ही अब आपके पास क्या बन गया, KT दैट इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ कितना था ऊपर, P0 अपॉन P0 माइनस P टोटल। अब कैसे लिखोगे, नेचुरल लॉग ऑफ P0 अपॉन P0 माइनस P टोटल कितना है, सॉरी P एट एनी टाइम T कितना है, P टोटल माइनस P0 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ऐसे बन जाएगा हमारे पास। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हमारे पास कितना आंसर आएगा, मैं आपको बता, आंसर मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ बिकॉज आपको इसको सॉल्व करना है। थोड़ा सा सिंपल सॉल्व तो क्या है करना, मैथ ही है इसके अंदर, इतना तो सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ, KT दैट इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ कितना आ जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 3P0 अपॉन 5 P0 5P0 माइनस और कितना बन जाएगा ऊपर, बन जाएगा हमारे पास 2PT। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास इस तरीके से बन जाएगी, 3P0 अपॉन 5P0 माइनस 2P0। अब हमारे पास देखो, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये सब हमें, अब हमें देखो, अब अपन जितनी बार डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स आएंगी, है ना, सारी गैशियस फॉर्म में होनी चाहिए। पहली बात तो जब भी गैशियस फॉर्म में रिएक्टेंट प्रोडक्ट गैशियस फॉर्म में होंगे हमेशा हम प्रेशर की टर्म्स में लिखेंगे। दूसरी बात, अब हर टाइम पे हम ऐसे सॉल्व कर करके तो देखेंगे नहीं, ऐसे तो ढेरों सारी एग्जांपल्स होंगी जो सारी प्रेशर की टर्म्स में आपको लिखनी पड़ सकती हैं, तो हमें बार बार इस ऐसे फॉर्म में लिख लिख के थोड़ी देखेंगे, है ना। वैसे तो इसको लिखने में कितना टाइम लगेगा, हार्डली आपको 1 मिनट से कम ही टाइम लगेगा। ठीक है, अगर आपको आ भी जाती है कोई ऐसी इक्वेशन और आपको फॉर्मूला ऐसे याद रख, देखो आप कितने के फॉर्मूले याद रख लोगे इसके। अब मैंने एग्जांपल चेंज कर दी, उसकी स्टोइकोमेट्रिक वगैरह चेंज कर दी तो आपके पास कुछ और फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखो ऊपर प्रेशर की टर्म्स में ये फॉर्मूला आया था, अब नीचे ये आ गया, तो आप ऐसे फॉर्मूले तो नहीं याद रख सकते ना हर किसी रिएक्शन के लिए, ढेरों सारी रिएक्शंस हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको इसका एक जनरल फॉर्मूला बताता हूँ, आपने बस वो जनरल फॉर्मूला याद रखना है, वो सारी इक्वेशंस पे वैलिड हो जाएगा। बस एक बात का ख्याल रखना, रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए, तभी आप वो फॉर्मूला अप्लाई करके आपका आंसर सही आएगा। अगर आप अनबैलेंस्ड इक्वेशन को लगा दोगे फॉर्मूला आपका गलत बन जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है हम लोगों ने, अब हमारे पास करने वाली बात ये है कि फॉर्मूला कैसे बनेगा, जनरल फॉर्मूला वो क्या है। देखो एक जनरल फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ इस रिएक्शन को करने का। जनरल KT is equals to natural log of summation of stoichiometric coefficient of product minus summation of stoichiometric coefficient of reactant into, साथ में क्या लगना था, P0 डिवाइडेड बाय सुमेशन ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, P0 माइनस स्टोइकोमेट्रिक ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इनटू P टोटल। ऐसे करना है, कुछ नहीं करना, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट माइनस करना है, कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है ना। इतना बड़ा फॉर्मूला ऐसे देख के घबराना नहीं है, पता नहीं क्या लिख दिया।
SC मतलब स्टोइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट, सुमेशन मतलब होता है सम करना, कुछ नहीं है। अब आप ऊपर वाली एग्जांपल ही देखो, मैंने आपको सिंपल वो नीचे वाला इक्वेशन यहाँ लिखता हूँ। मेरे पास क्या था, 2N2O5 दैट इज इक्वल्स टू 4NO2 प्लस O2, है ना। अब ये है मेरे पास इक्वेशन। अब क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ इसके अंदर, KT इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ, पहला लिखा है मैंने सुमेशन ऑफ स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कौन सा है, NO2 और O2, इनकी स्टोइक्योमेट्रिक को प्लस कर दो, इसके आगे 4 लगा है, इसके आगे 1 लगा है, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5। 5 में से माइनस कर देंगे स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट में कितना है, सिर्फ 2 ही है, तो 5 में से 2 माइनस कर देंगे और साथ में लगा देंगे P0 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है, देखो करना प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही है, बस ऊपर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट इकट्ठा कर देना है, फिर P0 करना है, और नीचे करना है पहले प्रोडक्ट का सुमेशन, साथ में P0, फिर रिएक्टेंट का सुमेशन, फिर उसके बाद PT। पर इसे याद रखो, पर इतना चीज़ इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट माइनस करना है, प्रोडक्ट की स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का सम करके रिएक्टेंट के स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का सम करके माइनस कर देना, इतनी सी बात है सिर्फ। तो प्रोडक्ट कितना आया मेरे पास, 5 थे, है ना, उसके साथ लगा दिया P0, माइनस कर दिया मैंने स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट तो मेरे पास 2 ही था, और साथ में लगा दिया मैंने PT। तो 5 में से 2 चले गए, हमारे पास बच जाते हैं 3, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3P0 अपॉन 5P0 माइनस 2PT। देखो अब ये वाली जो मैंने इक्वेशन करी है और ऊपर जो मैंने आपको इक्वेशन बताई ये वाली, ये दोनों सेम ही तो हैं, ये वाली इक्वेशन और नीचे जो मैंने आपको इक्वेशन बताई है वो भी हमारे पास क्या है, सेम। इसका मतलब ये फॉर्मूला आपके पास बहुत अच्छा है, आप इस फॉर्मूले को याद रखें, ये फॉर्मूला आपका काफ़ी काम आने वाली चीज़ है, ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास बहुत काम आने वाला है, आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपको ऐसे कर करके देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये इक्वेशंस आप यूं बना लोगे, यूं 5 सेकंड्स के अंदर, ठीक है। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ, ये फॉर्मूला पता लगा, फॉर्मूला आप चाहे इसको 5 स्टार दे के रख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया प्रेशर की टर्म्स में हमने लिखना देख लिया, प्रेशर की टर्म्स में कब लिखना है, जब सब कुछ गैसेस फॉर्म में होने वाला है। सो आई होप आपको ये समझ में आया। अब हम नेक्स्ट एक और पॉइंट करते हैं, ठीक है, एक और चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि हमने सोल्यूशन के टर्म्स में भी बात कर ली कि सोल्यूशन के साथ चलो एक गैस पार्टिकल निकल रहा है, फिर हमने दूसरी बात ये भी देख लिया जब सारे ही गैसेस फॉर्म में होते हैं। अब हम ना एक और चीज़ देखते हैं, मान लो एक सॉलिड चीज़ है, सॉलिड की डिकम्पोजिशन हो रही है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, वैसे मैं हेडिंग देने वाला हूँ डिकम्पोजिशन ऑफ सॉलिड। सॉलिड की डिकम्पोजिशन देख रहे हैं हम लोग। अब सॉलिड की डिकम्पोजिशन जो है उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, मान लो मेरे पास है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये हमारे पास सॉलिड होता है। अब मैंने इसको डिकम्पोज कर दिया, मेरे पास क्या बन जाए, कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी हमारे पास सॉलिड होता है, प्लस यहाँ पे निकलने वाली है CO2 गैस। अब 2 चीज़ें सॉलिड में है, एक चीज़ गैस में है ना। अब ध्यान से समझना मेरी बात, अब हम सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, हमने सब कुछ सीख लिया, गैसेस भी सीख लिया, वो भी सीख लिया, अब ये वाला एक लास्ट इक्वेशन रह गई, इसको भी देख लेते हैं कि जब हमारे पास ऐसे आ जाएगा तो कैसे करेंगे। देखो फिर से वही बात है, इमेजिनेशन मेरा करवाना आपका काम है, आप इसको करेंगे, इमेजिन ज़रूर करना है, ठीक है, चीज़ों को तभी समझ में आएंगी। इक्वेशन तो हमने पहले डिराइव कर चुके हैं, बस हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करना होता है। ये मेरे पास एक बीकर है, इसके अंदर मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट पड़ा हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट आपने इसको हीट करा, उसको डिकम्पोज करने की कोशिश करी, अब कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी 2 सॉलिड्स आपस में मिक्स नहीं होते। ये मत समझना कि कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों आपस में मिक्स्ड हैं, मिक्स तो हैं पर आपको डिस्टिंग्विश होगा कि ये कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है, ये कैल्शियम कार्बोनेट था, दोनों अलग अलग फेज में रहेंगे, उनका फेज सेम नहीं होगा। जैसे मान लो 5-6 गैसेज हैं, वो आपस में मिक्स हो जाएं तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि हाँ भाई ये नाइट्रोजन है, ये CO2 है, ये N2 है, हम ऐसे नहीं देख सकते। लेकिन अगर हमारे पास 2 सॉलिड्स मिक्स कर दिए, ठीक है, तो आप उसमें देख सकते हो कि हाँ भाई ये है और ये वाला सॉलिड अलग है। जैसे हम दालें मिक्स करते हैं ना, 2-3 दालें आपस में मिक्स कर देते हैं, पता कर लेते हैं ना कि हाँ भाई ये दूसरी दाल है, ये दूसरी दाल, दोनों को मिक्स करके हम नई दाल बना रहे हैं जी,
है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सॉलिड्स कभी मिक्स नहीं होते आपस में जब तक आप उसको पिघला के उनको आपस में मिक्स नहीं करते। जैसे एलोएस बनाते हैं उसमें तो मिक्स हो जाते हैं, बिकॉज आप उस मेटल्स को पिघला के आपस में मिक्स करते हो, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे आप दो कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है और कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है, तो दोनों के दोनों आपके अलग अलग सॉलिड्स रहेंगे। अलग बात है आपके CO2 वहाँ पे गैस रिलीज हो रही है साथ में। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ। तो ये दोनों सॉलिड्स आपके अलग अलग फेज में रहेंगे, ठीक है। अब आप देखो, इसी बीकर के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट भी पड़ा है, कैल्शियम ऑक्साइड भी पड़ा है। ये सॉलिड्स फॉर्म में है। सॉलिड का हम प्रेशर नहीं लिखते, सॉलिड की हम कंसंट्रेशन लिखते हैं। और वहाँ पे CO2 बन रही है। अब CO2 वेपर्स गैसेस उसके ऊपर बीकर के ऊपर ऊपर आपके पास सारे गैसेस फॉर्म में बन जाएगा। तो CO2 का तो हम प्रेशर लेंगे, ठीक है। अब एक बात और, इसको हमें कैसे लिखना है, देखो टाइम इज इक्वल्स टू टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इसकी कंसंट्रेशन है A। अब उस टाइम पे ये ज़ीरो होगा और CO2 का प्रेशर भी ज़ीरो होगा। किसी भी टाइम T के ऊपर इसमें से A में से कुछ X माइनस हो चुका होगा और यहाँ पे X बन गया होगा। बट यहाँ पे मैं X वर्ड नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा PT। किसी भी टाइम T के ऊपर इसका प्रेशर बन गया होगा, प्रेशर जनरेट हो चुका होगा, है ना। तो यहाँ पे मैं इसको PT लिखूंगा, ना कि मैं X लिखूंगा। हाँ, ख़त्म तो उधर X हो रहा है, X ही आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, लेकिन X बनेगा CO2 पर, वो X प्रेशर की टर्म्स में देखेंगे हम लोग, ठीक है। ये वो चीज़ हमें प्रेशर की टर्म्स में। पहली बात तो ये देखो, क्या इक्वेशन बैलेंस है, क्या इक्वेशन बैलेंस है। यस, इक्वेशन बैलेंस है। इधर भी एक कैल्शियम, उधर भी एक कैल्शियम, इधर C, उधर भी एक C, इधर हमारे पास 3 ऑक्सीजन है, वहाँ पे भी 3 ऑक्सीजन है। इक्वेशन बैलेंस है, ओके। फिर हम आगे चलते हैं। अब हम इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, कैसे हम इस इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे। देखो, हमें पता है कि CO2 गैस बन रही है। अब एक टाइम आएगा, इन्फिनिटी पे जाके आएगा, पर इन्फिनिटी पे जाके टाइम आएगा जब हमारे पास CO2 प्रेशर बहुत ज़्यादा बन जाएगा। मीडियम में, उस बीकर में सिर्फ और सिर्फ CO2 का प्रेशर सबसे ज़्यादा वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इन्फिनिटी पे मिलेगा, पर विद इन टाइम नहीं, इन्फिनिटी पे। तो जितना ज़्यादा CO2 का प्रेशर बनेगा, इसका मतलब उतना ही आपने कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ करा होगा, क्योंकि 1 1 मोल ही तो हैं सारे। 1 मोल CO2 बन रहा है, इसका मतलब 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट था। ऑब्वियसली बात यही समझ रहे हो ना, लॉजिकली सोच के देखो। तो जितना CO2 आपके पास एंड में रिएक्शन में बन रहा है, इसका मतलब उतना ही स्टार्टिंग में कैल्शियम कार्बोनेट था। यानी कि आपने इनडायरेक्ट वे अपनाया, CO2 की हेल्प से आपने कैल्शियम कार्बोनेट की कंसंट्रेशन लिख ली। क्योंकि मुझे इसको लिखना है प्रेशर की टर्म्स में, मैं कंसंट्रेशन की टर्म्स में नहीं लिख रहा। तो प्रेशर की टर्म्स में लिखने के लिए मुझे कार्बन डाइऑक्साइड का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि वही प्रेशर जनरेट कर रहा है और तो कोई प्रेशर जनरेट नहीं कर रहा। सीधी सी बात है ना। तो T इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ये भी मैं साथ में लिख लेता हूँ। T इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा 0 और यहाँ पे ही बन जाएगा A, क्योंकि पूरा जितना A था उतनी कंसनट्रेट कैल्शियम ऑक्साइड बन चुका है। और यहाँ पे जो पूरा इन्फिनिटी पे जाके जो प्रेशर आएगा वो आएगा P इन्फिनिटी। P इन्फिनिटी मान लेते हैं, इन्फिनिटी पे प्रेशर आ गया इतना, है ना। उस मानने में क्या जाता है। तो देखो, डीकम्पोजिशन हमने कर दिया है, इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट करनी है, हमारा काम हो गया। तो KT इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ, क्या था हमारे पास, A/A - X थी ना इक्वेशन। अब कैसे लिख सकते हैं हम लोग इसको, KT इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ। अच्छा, अब स्टार्टिंग में कितना कंसंट्रेशन रहा होगा, जितना P इन्फिनिटी होगा। देखो, स्टार्टिंग में ये A की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास इक्वल होगी P इन्फिनिटी के। क्यों इक्वल होगी, बिकॉज इन्फानाइट पे जाके जितना प्रेशर जनरेट हुआ उतना ही तो कैल्शियम कार्बोनेट हमने यूज़ करा होगा, तभी उतना प्रेशर जनरेट हुआ है। आई यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये बन जाता है हमारे पास P इन्फिनिटी अपॉन, अब नीचे क्या है हमारे पास, P इन्फिनिटी माइनस PT। बस इतना ही काम करना था, ठीक है। इसको चाहे आप कैपिटल PT लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्मॉल PT लिख लो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि PT, P इन्फिनिटी, P नोट ये हैं क्या, दर्शाते क्या हैं, दिखाते क्या हैं, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। सो आई होप हमारे पास ये नई इक्वेशन जो आपको बन गई है ये आप समझ रहे हो। तो हमने अब तक 2 वीडियो लेक्चर्स में इतनी इक्वेशंस फर्स्ट ऑर्डर को मॉडिफाई कर चुके हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस के लिए लिख चुके हैं। तो अब तो कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, बिकॉज हमने बहुत सारे एग्जांपल्स ले लिए, अलग अलग एग्जांपल्स ले ली, है ना। डिफरेंट डिफरेंट हमने फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में लिखना सीख लिया। अब आपने क्या करना है, न्यूमेरिकल्स करने हैं इसके, डेट इज़ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। न्यूमेरिकल्स करो, कोई प्रॉब्लम आती है
नहीं पता लगता कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपको न्यूमेरिकल खुद से वो एक अलग से वीडियोस बना के उसको शेयर करूँगा। ठीक है, न्यूमेरिकल करना देखो, प्रैक्टिस करना तो हमारा काम है, आपका काम है, तो आपने ये ज़रूर करनी है इसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस। डैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्यों इंपॉर्टेंट पार्ट है? बिकॉज न्यूमेरिकल से ही आपको आधे से ज़्यादा नॉलेज आपको न्यूमेरिकल से मिल जाएगी। न्यूमेरिकल से बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है, जो कमी हमारी थ्योरी में रह जाती है ना, वो क्वेश्चन सॉल्व करके मिल जाती है। ठीक है, चाहे आपको पेपर सब्जेक्टिव आना हो, चाहे आपको ऑब्जेक्टिव पेपर आना हो, है ना। जो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जो देख रहे हैं इन वीडियोस को, उनके लिए तो सब्जेक्टिव पेपर आएगा। जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए भी सब्जेक्टिव पेपर आएगा। वहाँ पे न्यूमेरिकल्स तो आते ही हैं, तो आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना आना चाहिए। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी चीज़, जो बच्चे एमसीक्यूज़ बेस देखना चाहते हैं इसको, तो आप एमसीक्यूज़ भी यहाँ से तैयार कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको किस तरीके का चाहिए ये मटेरियल, एमसीक्यूज़ फॉर्म में चाहिए कि सब्जेक्टिव चाहिए। सब्जेक्टिव चलो हो ही रहा है, एमसीक्यूज़ हम एक अलग वीडियो सेशन में, जैसे मैं ये थोड़ा सा और थोड़े टॉपिक कंप्लीट करवा लूँ, फिर उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे, कुछ एमसीक्यूज़ वगैरह इसके देखेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थ्योरी थ्योरी पढ़ के हम रट्टा तो लगा लेंगे, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जो हमें असली नॉलेज मिलती है ना, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही मिलती है। ठीक है, तो वहाँ पे कमी नहीं रहनी चाहिए। इतना काइनेटिक्स समझ के, है ना, इतना काइनेटिक्स हम समझ के आए हैं अब तक, अगर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बेकार है काइनेटिक्स पढ़ना। सो आई होप गाइज आपको ये अंडरस्टैंड हुआ। इतने सारे फॉर्मूलाज हैं, ये फोबिया नहीं रखना माइंड में, सिर्फ इतना याद रखना है कि हर किसी चीज़ के होने के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है, ये चीज़ समझने की कोशिश करना है। वो चीज़ क्यों आई है, ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है। रट्टे लगा के कुछ नहीं बनना, भूल जाएंगे हम। ठीक है, सो आज की वीडियो लेक्चर में हम इतना ही देखते हैं। ठीक है, प्रेशर की टर्म्स में। नेक्स्ट में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो देखते हैं क्या क्या करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट। ठीक है, सो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा, पसंद आया। आप इसको देखें, समझें, काइनेटिक्स को फील करें, इमेजिनेशन पावर को बढ़ाएं। बस मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, इमेजिन कर करके चीज़ों को सीखें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको इमेजिन करना आ गया तो आप इमेजिन करके बहुत सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हो अपने दिमाग में। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग। स्टे सेफ और अपनी पढ़ाई करते रहिए।